गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़े। 4 प्रकार सत्ता की साझेदारी के थे। आज हम कुछ देशों के उदाहरण से समझेंगे कि उनमें सत्ता की साझेदारियाँ किस प्रकार की गई और वहाँ समाज में जाति या धर्म के आधार पर बनावट क्या थी, क्या क्या समस्याएं आई और फिर जो समाधान वहाँ किए गए उसके क्या परिणाम रहे। तो उसमें सबसे पहले हम आज लेते हैं बेल्जियम। यूरोप का छोटा सा देश है, इतना छोटा कि हरियाणा से भी छोटा है। आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी हरियाणा की आधी आबादी। हरियाणा की लगभग 2.5 करोड़ आबादी है। उसमें 2 स्टेट्स हैं, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया। फ्लेमिश जो है 59% आबादी जो है फ्लेमिश राज्य में रहती है। उनकी भाषा डच है। दूसरा जो राज्य है वेलोनिया, उसमें 40% लोग रहते हैं और उनकी भाषा फ्रेंच है, यानी डच बहुसंख्यक हैं, फ्रेंच अल्पसंख्यक हैं। और शेष 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में उल्टा है। पूरे देश में डच बहुमत में हैं, फ्रेंच अल्पसंख्यक हैं, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% लोग डच हैं, यानी राजधानी ब्रुसेल्स में जो हैं बहुमत में फ्रेंच हैं और फ्रेंच ही ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसों पर उनका कब्ज़ा है, यानी अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी एडवांस फ्रेंच हैं। और इस कारण वहाँ पर जो स्थिति थी शुरुआत में, उसमें फ्रेंच का आधिपत्य था। 1950-60 के दशक में डच भी धीरे धीरे पढ़ाई में और कई चीज़ों में आगे आने लगे, तो दोनों समुदायों में तनाव बढ़ने लगा। तो सरकार ने एक फार्मूला निकाला जो बड़ा ही अजीब वहाँ का फार्मूला था। 1970 से 93 के दौरान 4 प्रमुख संशोधन किए सरकार ने संविधान में। उनमें क्या उन्होंने प्रावधान किए? पहला तो ये किया, जो केंद्र सरकार, वहाँ पर भी 3 सत्र हैं सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जो केंद्र सरकार है उसमें डच व फ्रेंच जो है दोनों भाषाओं के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और जो कानून बनेंगे वो दोनों के बहुमत के आधार पर, यानी कि दोनों का अलग अलग बहुमत आवश्यक होगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि दोनों की बराबर सहमति से कानून बनेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे केंद्र के पास ज़्यादा अधिकार हैं, राज्यों के पास कम अधिकार हैं, वहाँ पर क्या प्रावधान किया गया कि राज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया। राज्यों के पास, दोनों राज्यों के पास केंद्र से ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जिससे कि देश टूटने से बच गया और आपसी झगड़े नहीं हुए और अपने अपने निर्णय लेने में दोनों स्वतंत्र हो गए। तीसरा, ब्रुसेल्स जहाँ पर फ्रेंच बहुमत में हैं, वहाँ पर अलग से सरकार होगी और उसमें भी दोनों डच और फ्रेंच का समान प्रतिनिधित्व होगा। तीसरी, जो स्थानीय सरकार हमारे यहाँ बोलते हैं, वहाँ सामुदायिक सरकार बोली जाती है, वो भाषा के आधार पर अलग अलग होगी, यानी डच कहीं पे भी रहते हैं वो अपनी अलग स्थानीय सरकार चुनेंगे, फ्रेंच कहीं पर भी रहते हैं वो अपनी अलग स्थानीय सरकार चुनेंगे और जर्मन कहीं पर भी रहते हैं वो अपनी अलग स्थानीय सरकार चुनेंगे। और वो स्थानीय सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मसलों पर फैसले लेगी। तो ये अजीब तरह का जो है बेल्जियम में प्रयोग किया गया और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं ये प्रयोग सफल रहा। अब वहाँ पर शांति है। जो देश टूटने के कगार पर था वो अब समृद्ध हो गया है, टूट से बच गया है। और जब यूरोप के देशों ने यूरोपीय संघ बनाया तो ब्रुसेल्स को ही वहाँ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही बनाया। तो इस प्रकार आज हमने एक बेल्जियम का उदाहरण लिया। बेल्जियम में किन किन जातियों के लोग
कितनी मात्रा में रहते हैं ये जाना, और क्या उसका सरकार ने समाधान निकाला और कैसा वो रहा, सफल रहा, ये हमने जाना। दूसरा उदाहरण हम कल पढ़ेंगे श्रीलंका का। वहाँ की जातीय बनावट भी बड़ी जटिल है, लेकिन वहाँ की सरकार ने बेल्जियम की तरह समझदारी नहीं दिखाई और समाधान नहीं निकाला। तो वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हुई ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।